हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्ष कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के चैप्टर 15। क्लास नाइन्थ साइंस चैप्टर नंबर 15। ओके। अब चैप्टर नंबर 15 हमें पढ़ना है और ये क्या है क्या नहीं है। तो देखिए, क्लास नाइन्थ में ये जो चैप्टर नंबर 15 है, ये पार्ट है बायोलॉजी का। इसका पार्ट है, बायोलॉजी का पार्ट है। अब बायोलॉजी का पार्ट है, हालांकि ये चैप्टर क्लास नाइन्थ में चैप्टर नंबर मतलब ये 15 जो चैप्टर है ये बायोलॉजी का पार्ट है। लेकिन ये चीजें आपको और कहाँ कहाँ पे मिल सकती है? जियोग्राफी में। जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये पार्ट होगा जियोग्राफी का भी। कैसे होगा कैसे नहीं वो भी देख लेंगे। प्लस में इकोनॉमिक्स। जितना ये चैप्टर बायोलॉजी का है उससे ज्यादा ये चैप्टर जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स का है। ओके। तो यहाँ तक हमें ये अभी समझ में आ गया कि ये चैप्टर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। फिर अब अगली बात ये आती है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं। हाँ, अगली बात ये आती है कि हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और क्या करना है इस चैप्टर में, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो अब हमें ये समझना है। ओके। तो अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम देखिए, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? इम्प्रूवमेंट। क्या लिखा हुआ है? इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। इम्प्रूवमेंट और फूड रिसोर्सेस। तो सबसे पहले फूड रिसोर्सेस क्या होते हैं? हाँ, फूड रिसोर्सेस क्या होते हैं, उससे भी पहले एक बात आ जाती है कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। अब हमें पता होना चाहिए कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। हाँ, फिर उसके बाद में हमें ये पता होना चाहिए कि फूड रिसोर्सेस क्या होते हैं। जब तक आपको यही नहीं पता होगा रिसोर्सेस क्या होते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि फूड रिसोर्सेस क्या होते हैं, तब हम उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आ गया। ओके। हाँ, सबसे पहला चीज तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि फूड रिसोर्सेस क्या है। फिर उसके बाद में जो अगला बात आता है उसमें क्या कहते हैं कि क्या आ जाता है हमारा, क्या कहते हैं कि फूड रिसोर्सेज क्या है। अब जब तक आपको यही नहीं पता होगा भाई कि रिसोर्सेज क्या है, फूड रिसोर्सेज क्या है, तब तक आप उसमें इम्प्रूवमेंट कैसे कर सकते हो। इम्प्रूवमेंट का मतलब तो होता है सुधारना। हाँ, इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है सुधारना, यानी कि कोई चीज पहले से होगी तभी तो उसको इम्प्रूव करोगे। अगर कोई चीज होगा ही नहीं तो उसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हो। तो यानी कि यहाँ पे हमें फूड रिसोर्सेज में क्या करना है, फूड रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रिसोर्सेज क्या होते हैं। और आपने क्या कहते हैं कि पढ़ रखा होगा रिसोर्सेज का डेफिनेशन। हाँ, रिसोर्सेज का डेफिनेशन पढ़ रखा होगा ना, क्लास 8th में क्लास 9th में ऐसा कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा। ठीक है। तो अब यहाँ से बात आती है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिसोर्सेज। तो जितनी भी चीजें इस दुनिया में अवेलेबल हैं, ये ध्यान रखना, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स। ठीक है। और साथ में ही कुछ कंडीशंस होंगी। लेकिन हमें पहले ये समझना है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन द आर एनवायरनमेंट, हमारे इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें अवेलेबल हैं वो कुछ भी हो सकता है जो तुम्हारे यूज में आ जाए, जो तुमको सेटिस्फाई कर सके। कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड्स, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर देंगे, दैट इज नोन एज रिसोर्सेज। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी लिमिटेशन है, ये मत सोचना कि कुछ भी, यहाँ पर भी लिमिटेशन है। पहला चीज क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए। क्या? टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए। अब पता चले ये तुम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते तो कहाँ से वो तुम्हारा रिसोर्स हुआ? टेक्नोलॉजिकली
असेसिबल होना चाहिए। असेसिबल का मतलब होता है जिसको तुम पा सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ओके। क्या टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए। फिर दूसरा कंडीशन क्या है, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मान लो टेक्नोलॉजी से उसको पा भी गए लेकिन पता चले कि उसकी इतनी ज्यादा महंगा है कि तुम ले ही नहीं सकते, पा ही नहीं सकते, तो क्या होगा, इकोनॉमिकली क्या होना चाहिए, फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब होता है कि जितना हमारे पास में पैसा है उस हिसाब से हम उसको खरीद सकें। तीसरा चीज, अब मान लो खरीद भी लिए लेकिन कल्चर में एक्सेप्टेबल ही नहीं है, तो यानी कि ये तीसरा भी कंडीशन है, कल्चरली एक्सेप्टेबल। तीन चीजें ये कंडीशन है, यानी कि अब हमारे पास में रिसोर्सेज के डेफिनेशन आ चुके हैं कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। हाँ, तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं या हमारे एनवायरनमेंट में जितनी भी चीजें हैं जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हूँ, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही हूँ, लेकिन साथ में कंडीशन ये है कि वो क्या होना चाहिए, टेक्नोलॉजिकली असेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और तीसरा चीज क्या है कि कल्चर में हमारे क्या होना चाहिए, वो एक्सेप्ट होना चाहिए। अगर ये तीन चीजें हो रही हैं, तो अगर इन सब चीजों के क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है, वो कोई भी चीज हो, अब हमारी नीड्स को अगर वो इन तीनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हुए हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है, तब हम उसको कहते हैं रिसोर्सेस। यहाँ तक आपको रिसोर्सेस समझ में आ गया होगा कि रिसोर्सेस क्या होते हैं। ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, नेक्स्ट क्या है कि भाई फूड रिसोर्सेज क्या होता है। हाँ, फूड रिसोर्सेज अब आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा कि अब आप खुद से फूड रिसोर्सेज का डेफिनेशन बना सकते हो, मुझे लगता है। हाँ, अगर हम आप बात करें कि फूड रिसोर्सेज को डिफाइन करिए अब, तो आप क्या कह सकते हैं कि फूड रिसोर्सेज वही चीजें हो गई जो हमारे क्या कहते हैं कि यानी कि ऐसे फूड्स, हाँ, यानी कि जो क्या कहते हैं कि फूड के रूप में, रिसोर्सेज के रूप में, यानी कि इन्वायरमेंट से पाई जाने वाली वो चीजें जो फूड के रूप में काम करती हैं, दैट इज नोन एज फूड रिसोर्सेज। क्या, अब नेक्स्ट जब आ गया, ये डेफिनेशन को देखते हुए ध्यान रखना, अब मैं यहाँ पे दूसरी बात कर रहा हूँ। क्या, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि देखिएगा, दूसरी बात यहाँ पे ये है कि अब मैंने बोला कि अभी तक हमने बता दिया आपको रिसोर्सेज क्या है। अब हमारा नेक्स्ट डेफिनेशन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय फूड रिसोर्सेज। तब हम तो यही कह सकते हैं ना, एनवायरनमेंट से पाई जाने वाली वह चीजें, हाँ, जो किसके लिए यूज की जा सकती है, फूड के लिए। दोज थिंग्स विच कैन बी यूज एज फूड। ठीक है, दोज थिंग्स विच कैन बी एज ए फूड, लेकिन फिर से वही चीज, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, एनवायरमेंटली, हाँ, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, और कल कहते हैं कि कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए। तो वो सारी चीजें हमारे क्या होती हैं, फूड रिसोर्सेज में आ जाएंगी। इतना बात समझ में आया, यानी कि ऐसी चीजें जो हमारे एनवायरनमेंट से मिल रही हो, विच कैन बी यूज्ड एज अ फूड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्या कहते हैं कि, हाँ, ठीक है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जैसे अब उठा लिया पत्थर कि हाँ हम पत्थर भी खाएंगे भाई, तो पत्थर जब खाने वाला जहाँ पे कल्चर होगा वहां पे पत्थर भी खा सकते हैं, जहाँ पे क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि प्लांट्स को खाने का कल्चर होगा वहाँ प्लांट्स खा सकते हैं, जहाँ इंसान को खाने का कल्चर होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए फिर से वही चीज आ गई, हमने बोला ना कि हमारे कल्चर में क्या एक्सेप्टेबल है, वो वाली फूड्स क्या कहते हैं कि एज अ रिसोर्स काम करेंगे। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को अब फूड रिसोर्सेज भी समझ में आ गए होंगे कि फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो ऐसी चीजें जो क्या कहते हैं कि हमें क्या कर रहे हैं, यानी कि एज ए रिसोर्स के काम में कर रहे हैं, यानी कि फूड देने के काम में कर रहे हैं, नेट, हाँ, जो भी एनवायरनमेंट में अवेलेबल चीजें हैं, और वो हमारे क्या कहते हैं कि फूड के नीड को सेटिस्फाई कर सके, क्या फूड के नीड को सेटिस्फाई कर सके, उन्हें हम क्या बोलेंगे, फूड रिसोर्सेज। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे समझाते हैं कि यहाँ पे और क्या चीजें हो सकती हैं। अब हम जब देखेंगे फूड रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो फूड रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, फूड रिसोर्सेज में क्या क्या चीजें आ सकती हैं और हमें फूड कैसे कैसे मिलता होगा। सोचिए अगर, तो हमें पता चल जाएगा फूड रिसोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलती हैं, क्या नहीं मिलती हैं, और क्या कहते हैं कि
तो सबसे पहली चीज तो यहाँ पे आ जाती है, एक मिनट देखिए, सबसे पहला चीज क्या आ जाता है कि अब हम समझते हैं कि फूड में क्या होता है। देखिए, कुछ लोग होते हैं हर्बीवोरस। हाँ, कुछ लोग होते हैं हर्बीवोरस, कुछ लोग होते हैं कार्निवोरस। तो इसी के हिसाब से क्या होते हैं, क्या हर्बीवोरस भी होते हैं और कार्निवोरस भी होते हैं। तो इसी हिसाब से क्या कहते हैं कि फूड्स भी तो होते हैं, फूड भी होते हैं हर्बीवोरस कार्निवोरस के हिसाब से। तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाती है, क्रॉप्स, यहाँ पे क्या आ जाते हैं, एनिमल्स। तो यानी कि ये दोनों ही हमारे फूड के रूप में काम करते हैं, क्रॉप्स भी और एनिमल्स भी। हाँ, यानी कि फूड रिसोर्सेज में, यानी कि हमें समझ में आ रहा है कि चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। पहले तो मैंने बता दिया कि फूड रिसोर्सेज क्या हुआ, रिसोर्सेज क्या हुआ। अभी हमने बता दिया कि अब आपको क्या कहते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, किसमें इंप्रूवमेंट लाना है। इंप्रूवमेंट का मतलब सुधार लाना है, किसमें, फूड रिसोर्सेज में। अब तो यानी कि सबसे पहले हमें समझ में तो आया कि फूड रिसोर्सेज में क्या क्या इन्वॉल्व हो रहा है, तभी तो हम चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, इस चैप्टर में देखिए फूड रिसोर्सेज की जहाँ पे बात आती है तो हमें सिक्स सेवन्थ एट्थ क्लास में पढ़ा चुके हैं कि फूड रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे फूड रिसोर्सेज में हमें ये बताया जाएगा कि उन फूड रिसोर्सेज को कैसे सुधार सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा ना कि एक्चुअल में फूड रिसोर्सेज होते क्या है। तो फूड रिसोर्सेज टू टाइप्स के हैं ना। जो हर्बीवोरस होंगे वो क्रॉप्स लेते हैं, वो क्रॉप्स खाते हैं। हाँ, वो क्रॉप्स को एज अ फूड यूज करते हैं। वहीं पे जो कार्निवोरस होते हैं वो क्या कहते हैं कि एनिमल्स को एज अ फूड यूज करते हैं। यानी कि जैसा कि मैंने रिसोर्सेज का डेफिनेशन बताया था कि एनीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट। तो देखो, एनीथिंग फ्रॉम द एनवायरमेंट मतलब कि क्रॉप्स भी एनवायरमेंट से आ गई, एनिमल्स भी एनवायरमेंट से आ गए। क्रॉप्स भी एनवायरमेंट से आ गए, एनिमल्स भी एनवायरमेंट से आ गए, और दोनों को हमने क्या कहते हैं कि यूज करते हैं एज अ फूड। दैट्स वाई दीज आर नोन एज फूड रिसोर्सेज। ओके, तो जब हम बात करते हैं फूड रिसोर्सेज की, तो हमें ये पता चल गया कि क्या क्या है इसमें। अब देखो क्रॉप्स में कौन कौन से एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे वीट, राइस, मेज, हाँ, ग्राम, और क्या क्या हो सकते हैं, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, क्या कहते हैं कि पल्सेस। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एनिमल्स में फिश, गोट, और क्या कहते हैं कि डेयरी फार्मिंग। अच्छा, कभी कभी देखो क्या होता है कि हर्बीवोरस भी क्या करते हैं कि एनिमल्स का यूज करते हैं, कैसे, फॉर डेयरी डेयरी फार्मिंग। तो डेयरी फार्मिंग वाला यहाँ पर भी लिख देता हूँ। डेयरी फार्मिंग से जितना भी दूध दही ये सब मिलता है, किसके लिए यूज करते हैं, हाँ, डेयरी फार्मिंग से यूज करते हैं। तो यानी कि हमें इस चैप्टर में समझ में आ गया कि हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी क्रॉप्स को कैसे इंप्रूव करना है, और कैसे ये क्या कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री को कैसे यूज करना है। ओके, यानी कि यहाँ पे क्रॉप के बारे में पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे क्या पढ़ना पड़ेगा, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। इतना समझ आया कि नहीं समझ, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हम फूड लेते क्यों हैं? हाँ, अब फिर से सबसे पहला क्वेश्चन यही आ गया कि हम खाना क्यों खाते हैं, यानी कि हम वाई वी टेक फूड। तो क्या कहते हैं कि वाई डू वी टेक फूड, सबसे पहला पहला क्वेश्चन तो हमारा अब ये आ गया नेक्स्ट। क्योंकि एनसीईआरटी की जैसे ही सबसे पहले लाइन पे आते हैं, यहाँ तक आपको अब अगर ये समझ में आ गया हो कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला हमने बता दिया रिसोर्सेज, दूसरा हमने बता दिया क्या कहते हैं कि रिसोर्सेज बता दिया। रिसोर्सेज के बाद में हमने क्या बताया दिया आपको, फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं, इम्प्रूवमेंट करना है। हाँ, अब क्यों करना है वो अभी आगे पढ़ते रहेंगे कि क्यों करना है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आ गया कि हमने ये सारी चीजें हमें समझ में आ गई कि फूड रिसोर्सेज कौन कौन से टाइप्स के हो सकते हैं। ओके, तो हमें पता चल गया फूड रिसोर्सेज में क्रॉप भी आ जाएंगे, एनिमल्स भी आ जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन चीजें, और एक एक लाइन को समझेगी कि एनसीईआरटी कहना क्या चाहती है। ओके, तो सबसे पहले देखिए यहाँ से क्या लिखा हुआ है, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड फूड। अब सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में ये आ जाता है कि एनिमल्स को नीड क्यों है फूड की। हाँ, नीड फूड। तो एनिमल्स को क्यों जरूरत है, यानी इंसानों को क्यों जरूरत है भाई फूड की, या एनिमल्स को क्यों जरूरत है फूड की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, वाई डू, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, वाई डू वी टेक फूड। हाँ, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ गया, वाई डू वी टेक फूड। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे चैप्टर नंबर 15 से ये आया। अब इसका आंसर आप एक बार सोचिए और बताइए क्या होगा। हाँ,
इसका आंसर एक बार सोचिए और बताइए क्या हो सकता है। हम्म। क्या आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आ रहा और सबसे आंसर ये आ रहा होगा, हमें एनर्जी चाहिए होती है सर, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हाँ, एनर्जी के लिए। दूसरा, दूसरा, एनर्जी किसके लिए चाहिए होती है? एक्टिविटीज करने के लिए, तो एनर्जी फॉर एक्टिविटी। सेकंड बताइए, सेकंड सेकंड सेकंड। सेकंड में सोचे तो क्या होता है, अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो हम बढ़ेंगे नहीं, यानी कि ग्रोथ, ग्रोथ के लिए खाते हैं। और और किसके लिए? तीसरा चीज क्या कहते हैं कि हम कह सकते हैं कि अगर क्या कहते हैं कि हाँ, अगर हम के अब हमने कहा कि एनर्जी भी हमें मिल गई, ग्रोथ भी हमारा हो गया, हम दौड़ते रहे, अचानक से कहीं गिर गए, अचानक से कहीं गिर गए तो यानी कि हमारी क्या कहते हैं कि हड्डियां टूट गई, या हाथ में कुछ लग गया, पैर में लग गया, कहीं ना कुछ हो गया, यानी कि फिर क्या कहते हैं कि फिर वो अपने आप क्या होता है, रिपेयर होती है बॉडी। यानी कि फिर क्या होता है, रिपेयर के लिए, रिपेयर द डैमेज, रिपेरेशन बोलते हैं, रिपेरेशन ऑफ डैमेज बॉडी पार्ट्स। तो अभी मैंने जस्ट ऐसे ऊपर ऊपर से इतनी सारी बातें बता दी कि हमें फूड की क्यों जरूरत है भाई। हाँ, एनर्जी फॉर एक्टिविटी के लिए भी फूड की जरूरत है, ग्रोथ के लिए भी फूड की जरूरत है, हाँ, रिपेरेशन ऑफ डैमेज्ड बॉडी, और साथ में ये सारी चीजें हो जाती हैं। तो इन सब चीजों के लिए, और सबसे एक लास्ट और इम्पोर्टेंट, क्या करना है, इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखना है। क्या करना है? कीपिंग द इम्यून सिस्टम हेल्दी। ओके। तो हमें इतना बात समझ में आ गया कि हमें फूड की क्यों जरूरत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या आ जाता है, हेल्दी यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, और इसको क्लियर कर देते हैं और आगे पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हमें खाने की क्यों जरूरत है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या लिख रखा है, एनसीईआरटी ने क्या लाइन लिख रखी है, वी नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब प्लांट्स को भी खाने की जरूरत पड़ती है। हाँ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मतलब एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की बात करें, नहीं तो सोचो कि प्लांट्स को भूल जाओ। अब आगे देखते हैं क्या बोलता है, एनसीईआरटी क्या कहती है। फूड रिसोर्सेज, हाँ, फूड सप्लाईज प्रोटीन्स। अब फूड क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। फूड क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स। ठीक है। और ये सब किसके लिए होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, वही वही चीजें लिखी हुई हैं कि फूड की हमें क्यों जरूरत होती है, ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट। हाँ, यही लिखा था अभी वहां पे, क्या लिखा था, ग्रोथ, बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ, और साथ में क्या कहते हैं, हेल्थ। इन तीन चीजों के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। किन सब चीजों की जरूरत पड़ती है भाई, देखते हैं यहाँ से। देखिए, प्रोटीन्स की जरूरत है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत है, हाँ, फैट्स की जरूरत है, विटामिन्स की जरूरत है, मिनरल्स की जरूरत है। ओके। इसमें कुछ क्या करेंगी, प्रोटेक्ट करती हैं, कुछ क्या करती हैं, एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। क्या, ये सारी की सारी चीजें जो हैं, जैसे अभी तक हमने जैसे लिखा है, प्रोटीन लिखा है, क्या लिखा हुआ है, प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है, प्रोटीन का काम होता है कि जैसे हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 5, वहां पे सेल ऑर्गेनल्स, प्रोटीन का काम होता है सेल ऑर्गेनल्स को बनाना एक्चुअल में। ठीक है। यानी कि क्या कहते हैं कि ये ग्रोथ में काम आता है, ग्रोथ या बॉडी डेवलपमेंट में कौन काम आता है, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। कार्बोहाइड्रेट का जो मेजर पार्ट होता है वो एनर्जी देने में जाता है, फैट्स का जो मेजर पार्ट होता है वो एनर्जी देने में जाता है। वहीं पे प्रोटीन्स का काम क्या होता है, ग्रोथ या बॉडी डेवलपमेंट में। और ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। वहीं पे विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमें प्रोटेक्शन देते हैं, हमें क्या करते हैं ये,
प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्ट मतलब इम्यून सिस्टम वाला जो लिखा था, चौथा पॉइंट लिखा था ना, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या क्या सीखा। मिनरल्स, विटामिन, हाँ, ऑल ऑफ विच आर रिक्वायर फॉर बॉडी डेवलपमेंट ग्रोथ, यानी कि ये सारी की सारी चीजें हमें बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ और हेल्थ के लिए जरूरत है। बोथ, हमने जैसा कि पहले भी बताया था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों की बात करनी है यहाँ पे। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेजर सोर्सेस ऑफ आर फूड। हमने बताया था हमारे फूड के जो मेजर सोर्सेस है वो कहाँ से मिलते हैं। हमारे फूड के जो मेजर सोर्सेस है वो कहाँ से आते हैं, यानी प्लांट से और एनिमल से ही आते हैं। हाँ, जैसे दूध, दही, ये सब क्या कहते हैं कि प्लांट्स, ओ सॉरी, एनिमल्स से। और वहीं पे क्या कहते हैं कि अगर हम बात करें तो साग सब्जी, या क्या कहते हैं कि जितनी भी चीजें होती हैं, और क्या कहते हैं कि मसाले, ये सब कहाँ से आ रहे हैं, प्लांट से आ रहे हैं। तो यही सारी चीजें हमें समझ में आ गया अब। यानी कि कुल मिलाकर के हमें इस चीज में दो चीजें पढ़नी है। क्या पढ़ना है, देखो यहाँ पर भी एनसीईआरटी ने भी लिख रखा है, वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि हमें यहाँ से पढ़ना है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से। ठीक है, दो चीजें हमें पढ़नी है। ओके, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब यहाँ से अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एग्रीकल्चर क्या होता है। नहीं, क्वेश्चन तो नहीं आ रहा होगा, आपको खुद ही लग रहा होगा अच्छा एग्रीकल्चर तो हमने पढ़ रखा था, क्लास 8 में पढ़ रखा था। हाँ, क्या पढ़ रखा था 8th क्लास में एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर के बारे में ये पढ़ रखा होगा, देखते हैं बताते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने कुछ डेफिनेशंस लिख रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर देखिए क्या है, एग्रीकल्चर क्या है। एग्रीकल्चर इज नोन एज, हाँ, एग्रीकल्चर क्या है इसको समझते हैं। अब प्राइमरी एक्टिविटी, एग्रीकल्चर क्या होती है, प्राइमरी एक्टिविटी है। अब ये आपने इकोनॉमिक्स या कहीं ना कहीं ऐसा पढ़ रखा होगा, या पहले ही पढ़ रखा होगा 6th 7th 8th में कि प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी, टर्शियरी एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए एग्रीकल्चर के बारे में लिख रखा है कि एग्रीकल्चर क्या हो। एग्रीकल्चर इज नोन टू बी अ प्राइमरी एक्टिविटी। एग्रीकल्चर क्या है, एक प्राइमरी एक्टिविटी है। यहाँ पे समझिए क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। ओके, एग्रीकल्चर क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी। साथ में क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि दैट इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड रियरिंग लाइव स्टॉक। यानी कि एग्रीकल्चर में क्या क्या होगा, एग्रीकल्चर में क्या केवल और केवल फसल उगाना है क्या, नहीं, क्रॉप्स के साथ साथ में फ्रूट्स भी, फ्रूट्स के साथ में वेजिटेबल्स भी, साथ में ही क्या कहते हैं कि रियरिंग लाइव स्टॉक। यानी कि एग्रीकल्चर में दोनों चीजें आ गई, क्या, क्रॉपिंग सिस्टम, और दूसरा चीज क्या कहते हैं कि क्रॉप्स को उगाना ही क्रॉप ग्रोइंग प्रोसेस, और दूसरा क्या आ जाएगा, क्रॉप ग्रोइंग के साथ साथ में और क्या आ जाएगा भाई, हाँ, क्रॉप को उगाना है। दूसरा चीज क्या कहते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा रियरिंग लाइव स्टॉक्स। ओके, केवल और केवल फसल को उगाने से एग्रीकल्चर नहीं हो जाता है, ये ध्यान रखना, जब डेफिनेशन पूछेगा पेपर में तो ऐसे लिख सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट रियरिंग लाइव स्टॉक, रियरिंग का मतलब होता है पालना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे कि समझने वाली बात आती है कि एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री मतलब क्या होता है, पशु को पालना। हाँ, अब ये कहते हैं कि पशु को पालना, वही मतलब कि रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। क्या, रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक हो गया। ओके, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा होगा। रियरिंग ऑफ लाइव स्टॉक इज नोन एज, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगला अब आता है कि क्या करते हैं कि आगे देखते हैं एनसीईआरटी ने क्या लिख रखा है। अब नेक्स्ट लाइन देखिए क्या लिखा हुआ है, वी रीड इन न्यूज पेपर्स दैट, हाँ, क्या लिखा हुआ है यहाँ देखते हैं। वी रीड इन न्यूज पेपर्स दैट द एफर्ट्स आर ऑलवेज बीइंग मेड टू वी इम्प्रूव प्रोडक्शन फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमेशा क्या हो रहा होता है कि न्यूज पेपर्स में ये ऐसे ऐसे कॉलम्स आए हुए थे। न्यूज पेपर में कैसे कैसे कॉलम्स आए हुए होते हैं, ये देखा होता है कि उसमें लिखा होता है कि अब हम अब हम क्या करने चाह रहे हैं, हम इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। क्या इम्प्रूव करना चाह रहे हैं, प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। अब आपके दिमाग में नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हो कि ये प्रोडक्शन क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाई प्रोडक्शन। यानी कि प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन एक प्रोसेस हुआ, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग
प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फूड्स इज नोन एज फूड प्रोडक्शन। यहाँ पे फूड प्रोडक्शन की बात करें तो इसलिए मैं क्या कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन का डेफिनेशन बता देता हूँ। फूड प्रोडक्शन, ओके। क्या करना है? फूड को प्रोड्यूस करना है। किससे प्रोड्यूस करना है? आप कभी कभी एनिमल से प्रोड्यूस करते हैं तो हाँ, उसका अलग प्रोसेस होगा। कभी कभी क्रॉप से प्रोड्यूस करते हैं तो उसका अलग प्रोसेस है। लेकिन हम दोनों में ही इंप्रूव करना चाहते हैं, वो चाहे एनिमल हस्बेंड्री के थ्रू आ रहा हो चाहे वो एग्रीकल्चर के आ रहा है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? वाई इज इट, हाँ, वाई इज दिस नेसेसरी। हाँ, ये जरूरी क्यों है? क्या जरूरी क्यों है? इम्प्रूव में करना, ये प्रोडक्शन को इम्प्रूव करना क्यों जरूरी है भाई? अरे इसलिए, अब तो क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमें इस चैप्टर का जवाब मिलेगा कि हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। अब यहाँ से हमें चैप्टर का जवाब मिलेगा। अभी हमने ऊपर बताया था क्या क्या पढ़ना है। अब हमें एक चीज और समझ में आ रहा है कि हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? यहाँ से क्वेश्चन आ गया, वाई इज दिस नेसेसरी। इम्प्रूवमेंट करना क्यों जरूरी है? क्योंकि पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। क्या हो रही है? पॉपुलेशन क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। लेकिन लेकिन क्या कहते हैं कि जो लैंड है जहाँ पे खेती की जाती है वो क्या है? फिक्स्ड है। ये क्या है? फिक्स्ड है। क्या ये बढ़ रहा है क्या? नहीं, ये फिक्स्ड है। जब ये फिक्स्ड है और पॉपुलेशन तो बढ़ रही है ना। अब सोचो, क्या कहते हैं कि उतने ही एरिया में, उतने ही एरिया में पहले 10 लोग रहते हो, अभी उतने ही एरिया में 50 लोग रहते हो। खेती उतनी ही है लेकिन लोग बढ़ गए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। किसमें? फूड प्रोडक्शन प्रोसेस में। ओके, हमें क्या करना पड़ेगा? फूड प्रोडक्शन में क्या करना पड़ेगा? इंप्रूव करना पड़ेगा। इतना क्लियर है क्या? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, अदर रिसोर्सेस, वो क्या है? फिक्स्ड है। यानी कि हम उनको बढ़ा नहीं सकते। उनको नहीं बढ़ा सकते तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने, क्या कहते हैं कि खेती के तक, खेत को तो बढ़ा नहीं सकते, यानी कि एरिया ऑफ लैंड नहीं बढ़ा सकते। लेकिन हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं? प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं। फूड प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव कर ले। अब फूड प्रोडक्शन प्रोसेस को इंप्रूव कर लेंगे तो हमारा, क्या कहते हैं कि फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब फूड प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो क्या कहते हैं कि हमारे जो जितनी भी पॉपुलेशन होगी उसकी डिमांड को कंप्लीट किया जा सकता है। उसकी डिमांड को, यानी कि उसकी नीड्स को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इतना बात समझ में आया क्यों हम पढ़ रहे हैं? ओके। ओके, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, यहाँ तक क्या लिखा हुआ है कि आगे यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ, विथ द करंट लेवल, हाँ, वाई वी कैन नॉट मेक डू विथ करंट लेवल्स ऑफ प्रोडक्शन। हम करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ में क्यों नहीं चल सकते? अभी तो बताया, करंट लेवल ऑफ प्रोडक्शन के साथ में चलते रहेंगे। तो अभी सोचो कि क्या कहते हैं कि यहाँ पे एक बात समझना। एक मिनट, जिसको हटाते हैं। अब मुझे बताना यहाँ पे सबसे पहला चीज, अगर मैंने, क्या कहते हैं कि कहा, एक एरिया है ये, अब इस पे 10 केजी आज भी होता है और 10 लोग हैं। हाँ, 10 लोग हैं और क्या कहते हैं कि 10 केजी आज भी यहाँ पे, क्या कहते हैं कि चीजें उग रही हैं। अभी 10 केजी, मान लो कि 5 महीने में, ऐसे जस्ट समझ लो, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ पे फिर से अगले नेक्स्ट 5 में, ठीक है, नेक्स्ट 5 में हर बार 10 केजी होता रहा। लेकिन आज 5 साल बाद हो सकता है कि पॉपुलेशन बढ़ गई, 10 के बजाय अब यहाँ पे हो गए 15 लोग, लेकिन अभी भी 10 केजी ही हो रहा है। तो क्या वो 10 केजी इनके नीड को सेटिस्फाई कर सकता है? नहीं। अब मान लो कि फिर से 5 साल बाद, 10 साल हो गए। हाँ, 5 साल बाद अब क्या हुआ, ये क्या कहते हैं कि यहाँ पे हो गए 15 के बजाय, क्या कहते हैं कि अभी 10 से कितने हुए थे? 15 हुए थे। अब 15 से मान लो कि कहते हैं कि कितने हो जाएंगे? 20 हो गए। यानी कि अगले 5 साल में 20 लोग हो गए। तो अब यहाँ पे देखो क्या हुआ, लोग तो डबल हो गए ना। लोग तो डबल हो गए, लेकिन क्या कहते हैं कि फूड उतना ही चलता रहा तो फिर कैसे होगा भाई? लोगों को क्या होगा? फैमाइन। फैमाइन का मतलब फूड की कमी। फूड की कमी से लोग मरेंगे, स्टारवेशन से लोग मरने लगेंगे। हाँ, स्टारवेशन मतलब क्या होता है? फूड की कमी। तो उससे क्या होगे? मरने लगेंगे। तो फिर क्या होगा? यानी कि इस वजह से, इन सब चीजों को, फैमाइन ना आए, और इन सब की वजह से क्या करते हैं, हमने क्या किया कि हमें अब अपने प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन प्रोसेस में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। तो आप समझते हैं आगे क्या लिखा है। एनसीईआरटी ने, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। इंडिया इज वेरी पॉपुलस कंट्री। हाँ, आर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल। बहुत ज्यादा लोग हैं, हाँ, 1 बिलियन से भी ज्यादा लोग हैं।
एंड इट इज स्टिल ग्रोइंग। अब पॉपुलेशन तो हमेशा बढ़ती ही रहती है ना, पॉपुलेशन तो बढ़ती रहती है, लेकिन अभी मैंने वही बताया था, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन लैंड इज नॉट ग्रोइंग, यानी कि एरिया जो हो रहा है जितने पे। अब हम क्या करते हैं, एरिया बढ़ाए कैसे? एरिया बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, फॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, ये सब भी कर रहे हैं, लेकिन उतने में भी डिमांड नहीं पूरी हो पा रही है, समझ रहे हैं ना? यहाँ पे देखिए, एज फूड फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन we will soon need more than a quarter of a billion tons of grain every year। यानी कि क्या कह रहे हैं कि हमें क्या कहते हैं कि क्या कर चाहिए? हाँ, आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा था कि we will soon need more than a quarter of billion tons of grain every year। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा खेती करनी पड़ेगी। हाँ, क्या कहते हैं कि और ज्यादा ही क्या कहते हैं कि अन्न, मतलब कि क्या कहते हैं कि ग्रेन्स उगाने होंगे। हाँ, ग्रेन्स क्या होंगे, ग्रेन्स को ग्रो करने होंगे, ग्रेन्स का प्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा। कितना ज्यादा करना पड़ेगा, मोर देन अ क्वार्टर ऑफ अ बिलियन टन्स। यानी कि क्या कहते हैं कि बिलियन टन्स का क्वार्टर का मतलब होता है फोर्थ पार्ट, उससे ज्यादा हमें हर साल प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर के कहीं इनके फुलफिल हो पाएंगे नीड्स, क्योंकि पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि दिस कैन बी डन, क्या लिखा हुआ है, दिस कैन बी डन बाई फार्मिंग ऑन मोर लैंड। तो यानी कि अगर हमें फूड प्रोडक्शन बढ़ाना होगा तो एक सिंपल से, अगर मैं एक छोटे से बच्चे से क्वेश्चन बोलूंगा कि भाई हमें क्या करना है, 5 केजी के बजाय 10 केजी एक ही साल में उगाना है, तो कहेगा सर ज्यादा ज्यादा एरिया पे खेती कर लो। हाँ, ज्यादा एरिया पे एग्रीकल्चर, यानी कि ज्यादा एरिया पे खेती कर लो। बट इंडिया इज ऑलरेडी इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। इंटेंसिवली कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है, इंटेंसिवली कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे अब समझने वाली बात ये है कि इंटेंसिवली कल्टीवेटेड का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब जब मैं बात करूंगा इंटेंसिवली कल्टीवेटेड, इसका मतलब क्या हुआ कि जहां पे कम एरिया में ज्यादा लोग खेती करने वाले हैं, तो उसे ही बोलते हैं इंटेंसिवली कल्टीवेटेड। ठीक है, एज अ रिजल्ट डू वी डू नॉट हैव मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड। एरिया ऑफ लैंड को हम कल्टीवेशन के लिए नहीं बढ़ा सकते, एरिया ऑफ लैंड को कल्टीवेशन के लिए नहीं बढ़ा सकते। कुछ हद तक बढ़ाया गया, कैसे? लेकिन वहां पे क्या हुआ, एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से अफेक्ट किया है। कुछ तरीके से बढ़ाया गया, क्या कहते हैं, एरिया ऑफ कल्टीवेशन, कैसे? सबसे पहला क्या किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा। जब डिफॉरेस्टेशन किया जाने लगा तो फिर क्या होगा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्लाइमेट पे इफेक्ट आएगा। हाँ, पहाड़ों को तोड़ा गया, पहाड़ों को कट कर करके खेती करी गई। तो ये सब क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं से क्या कहते हैं कि चैलेंज कर रहे हैं, हम एनवायरनमेंट को चैलेंज करते हैं। और एक प्रकार से क्या हो रहा है कि इसके बहुत ज्यादा डिजास्टर इफेक्ट पड़ रहे हैं। ओके, तो यानी कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा कि हम अब ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। it is necessary therefore it is necessary to increase our production efficiency। यानी कि अब हमें क्या करना है, अपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने प्रोडक्शन एफिशिएंसी को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक, दोनों प्रोडक्शन एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, किसके लिए? अब यहाँ पे प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, सेम एरिया पे। प्रोडक्शन एफिशिएंसी का मतलब हो गया कि सेम एरिया पे, पहले जैसे समझना, मान लो ये एक है, ये 3/4, 3/4 का मतलब क्या हुआ कि इसकी लंबाई 4 है और ये 3 है। अब यहाँ पे इसमें जो हमने खेती की है, ये 3 मीटर, ऐसे इसको मैं बोल देता हूँ, जस्ट 30-40 बोल देता हूँ, 30 मीटर ऐसे है और ये 40 मीटर इधर खेत है। अब इसमें से मान लो पहले क्या कहते हैं कि 100 केजी उगा सकते थे, 100 केजी ग्रेन्स उगा सकते थे। ओके, क्रॉप्स जो होती थी वो 100 केजी की होती थी। लेकिन अब कुछ ऐसा मेथड अपनाया गया, हाँ, कुछ ऐसा मेथड अपनाया गया सेम टाइम में, हाँ, सेम लैंड पे सेम टाइम पे 200 केजी उगाया जा सके। दिस इज नोन एज प्रोडक्शन एफिशिएंसी। में हमने क्या कर लिया, बढ़ा दिया, यानी कि इसका मतलब हमारी क्या कहते हैं कि प्रोडक्शन एफिशिएंसी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो यानी कि हमें प्रोडक्शन एफिशिएंसी बढ़ानी है दोनों में ही, केवल केवल क्रॉप में नहीं, केवल और केवल क्रॉप में नहीं, लाइव स्टॉक में भी बढ़ानी है। ओके,
अब नेक्स्ट बात आते हैं, आगे क्या कहना चाहता है यहाँ पे। नेक्स्ट में देखिए क्या है कि अब efforts to meet the food demand by increasing food production we led to some success so far। कह रहे हैं कि हमने जितने भी कोशिशें की हैं अभी तक तो कुछ तो सक्सेस रही है। अभी तक हमने जितने भी कोशिशें की हैं अभी तक कुछ तो क्या रही है, सक्सेस रही है। आगे वी है, कुछ तो सक्सेस रही है लेकिन कुछ में नहीं हुआ होगा, इसीलिए सम लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे सम लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, हाँ कुछ में ही सक्सेस रहा होगा। यहाँ पे सम लिखा है ना, सम का मतलब क्या हुआ, कुछ में सक्सेस रहा कुछ में नहीं रहा। इतना बात समझ आया कि नहीं समझ आया? ठीक है। आगे वी हैव हैड द ग्रीन रेवोल्यूशन। अब देखिए मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ग्रीन रेवोल्यूशन की कहानी। ओके, तो क्या होता है ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन, दो चीजें होंगी। तो यहाँ पे समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है। ग्रीन रेवोल्यूशन, जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया के दो फेजेस, अगर मैं बोलूं प्री इंडिपेंडेंस, हाँ प्री इंडिपेंडेंस की बात कर लें और पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात कर लें। और जब प्री इंडिपेंडेंस की बात करें तो हम 1900 की बात कर रहे हैं, तो 1900 में यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा था कि फूड, यानी कि इंडिया देखो क्या होता है पूरी तरीके से, या 60% पॉपुलेशन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे। 60% पॉपुलेशन अभी भी कितने पे डिपेंडेंट है, 62% नियरली डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर। अब मैं बात करता हूँ प्री इंडिपेंडेंस की और पोस्ट इंडिपेंडेंस। प्री इंडिपेंडेंस मतलब इंडिपेंडेंस के पहले, पोस्ट इंडिपेंडेंस मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद। हम पूरी तरीके से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे, पहले भी बाद में भी। लेकिन क्या होता है प्री इंडिपेंडेंस में क्या था, अंग्रेज आए और जिसके कारण क्या हुआ कि काफी सारी चीजें हुई बेकार थी या अच्छी, जो भी समझिए। अब वहां पे हमारा, अभी हमारा वहां पे ध्यान नहीं है, हमें ये समझना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन यानी कि हम फूड प्रोडक्शन के प्रोसेस के हिसाब से अभी हम देखने वाले हैं इंडिया को। तो जब प्री इंडिपेंडेंस की बात की जाती है तो उसके पहले भी हम एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, पोस्ट इंडिपेंडेंस पे। फिर आगे जो हुआ था है, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको बंगाल फेमाइन की। हाँ, बंगाल फेमाइन में क्या होता है, बंगाल फेमाइन में क्या होता है कि इसको समझने वाली बात यह है कि ये कब हुआ था सबसे पहले तो। हाँ, बंगाल फेमाइन कब हुआ था ये समझने वाली बात है। ये हुआ था 1943, जब क्या कहते हैं कि लोगों को खाने की कमी पड़ गई थी। अब देखना 1943 मतलब तब क्या कहते हैं कि ब्रिटिशर्स थे, लेकिन लोगों को क्या कहते हैं कि बंगाल में लोगों को खाने की कमी पड़ गई थी, काफी तेजी से लोग मरे थे। हाँ, लोगों को भूखमरी से मर रहे थे, कुपोषण से मर रहे थे, लोग शिफ्ट कर रहे थे एक स्थान से दूसरे स्थान पे केवल इसकी वजह से क्योंकि खाने को कुछ नहीं मिल रहा था। यानी कि हमारी कृषि, जो मतलब एग्रीकल्चर क्या हुआ था, बहुत बुरी हालत में थी। और यही सेम मतलब कि ऐसे ही, हालांकि बंगाल फेमाइन के बाद ऐसा कोई फेमाइन अभी तक नहीं आया है भगवान की दया से। लेकिन क्या कहते हैं कि अब पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद क्या होता है, प्री इंडिपेंडेंस मतलब पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था, तो यानी कि क्या कहते हैं कि उधर भी जो हमारे जो एग्रीकल्चरल एरिया थे, यानी कि जो क्या कहते हैं जहाँ पे बढ़िया से खेती हो सकती थी, हाँ वो पंजाब का इलाका, सिंध का इलाका, वो बलूचिस्तान का इलाका, यहाँ पे बढ़िया खेती हो सकती थी। तो ये सारी चीजें कहाँ पे चली गई, पाकिस्तान में चली गई। अब हमारे पास में पोस्ट इंडिपेंडेंस है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई है, पॉपुलेशन ज्यादा है। हाँ, लेकिन लैंड एरिया क्या हो गया, ड्यू टू डिवाइड क्या हो गया, कम हो गया। जब लैंड एरिया कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हम खेती करने के कम एरिया पे। और साथ में ही हमने बताया खेती की पहले भी क्या कहते हैं स्थिति पहले से ही बेकार थी। हाँ, तो अब क्या कहते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद में भी ऐसे कुछ हाल बनने लगी, फैमाइन जैसी, हाँ एपिडेमिक जैसी,
जहां पे क्या कहते हैं कि खाने की कमी होने लगी। तो फिर क्या आता है, धीरे धीरे कर करके आती है क्या कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की सरकार। हाँ, इंदिरा गांधी जी की सरकार आती है। उसमें वो क्या करती हैं, 1960s की मैं बात कर रहा हूँ, 1960s मतलब 1966 के आसपास की। ओके, 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन होता है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन होता है तब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई ग्रीन रेवोल्यूशन। अब सोचो कि ऐसा कि क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या नहीं है, कैसे, ऐसे बहुत बड़ी बात नहीं है। सिंपल समझना है कि सिंपल सी बात है, अगर आपको अपने पढ़ाई में रेवोल्यूशन लाना है ना, क्या, अगर आपको अपने पढ़ाई में रेवोल्यूशन लाना है ना, तो नई टेक्निक्स का यूज करो। क्या, नई टेक्निक्स का यूज करो अपनी पढ़ाई के लिए। तब क्या हो जाएगा, आपको पढ़ाई में भी रेवोल्यूशन आ जाएगा। इन द सेम वे, जो गवर्नमेंट थी ना, जो गवर्नमेंट थी, उसने नए टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया, नया टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया इन द एग्रीकल्चर। तो यानी कि डेफिनेशन आपका क्या आ जाएगा, डेफिनेशन इसका देखिए क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर। बस दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर आपसे कोई भी पूछे ना कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, ठीक है, कोई पूछे या ना पूछे आपको पता होना चाहिए, सीधी सी बात है। यहाँ पे हम कोई के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, खुद के लिए पढ़ रहे हैं, तो समझने वाली बात है, यहाँ कोई वाला बात नहीं है। कोई पूछे या ना पूछे हमें पता होना चाहिए कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स ऑफ एग्रीकल्चर इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, या या तो हम ऐसे कह सकते हैं, एडॉप्शन ऑफ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर। आपने एग्रीकल्चर में क्या किया, नई नई स्ट्रेटजी बना ली, नई नई स्ट्रेटजी को आपने अडॉप्ट किया। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको अपनी पढ़ाई में भी रेवोल्यूशन लाना है तो क्या करिए, नई स्ट्रेटजी लाइए और उनको अपने क्या कहते हैं कि पढ़ाई में इन्वॉल्व करिए। रिजल्ट क्या होगा, कुछ अलग ही होगा। कुछ अलग का मतलब ऐसा होगा कि फेल नहीं, कुछ अलग का मतलब होता है यहाँ पे अच्छा। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, तो ये 1966 में हुआ था। तो सबसे पहले क्या किया गया, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या चीजें हुई, हम वो समझते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन में हुई थी सबसे पहला चीज, जब मैं बात करता हूँ ग्रीन रेवोल्यूशन की, तो उसमें क्या क्या हुई होंगी। पहले जो रेवोल्यूशन आया था वो आया था, पहले जो आया था व्हीट रेवोल्यूशन आया था। सबसे पहले किसका आया था, व्हीट रेवोल्यूशन। व्हीट रेवोल्यूशन मतलब सबसे पहले व्हीट का प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा, व्हीट प्रोडक्शन इंक्रीज। ठीक है, नए मेथड्स अपनाए गए, दैट इज नोन एज ग्रीन रेवोल्यूशन। उसमें क्या कहते हैं कि हमने क्या किया, व्हीट का प्रोडक्शन 1960s में व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा। फिर 1970s में क्या किया, जब व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने पढ़ना शुरू किया, अब सोचो आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने लगे, तो आप सोचोगे अरे मैथ्स में अच्छे आ रहे हैं तो मैं इंग्लिश में भी अच्छा कर लेता हूँ, क्या बात है। हाँ, तो यानी कि दूसरा फिर सरकार ने क्या किया, सरकार ने यहाँ पे क्या करते हैं, व्हीट रेवोल्यूशन के बाद में क्या कहते हैं, व्हीट प्रोडक्शन के बाद में एक नया, और फिर क्या कहते हैं कि राइस के भी प्रोडक्शन में इंक्रीज कर देते हैं। राइस के प्रोडक्शन में भी इंक्रीज हुआ। ठीक है, 1970s में राइस राइस के भी प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ, क्योंकि यहाँ पे व्हीट प्रोडक्शन में सक्सेस मिला। तो इससे क्या हुआ ना, अब सोचो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को बड़े आसानी से खाना, इवन अब ये हालत बन चुकी थी, पहले कहाँ पे खाना ही नहीं था। 1960s के पहले से पहले हम खुद के लिए परेशान थे कि कैसे खाना मिल जाए। कहीं और दूसरे देश से हम क्या कहते हैं कि लाने की कोशिश करते थे, इंपोर्ट करने की कोशिश करते थे। वो देश देने को तैयार होगा या नहीं तैयार होगा, क्योंकि हमारे पास उतना पैसा भी नहीं है, अभी जस्ट हम इमर्ज हुए हैं, अभी एक नया देश बने हैं। तो हमें क्या कहते हैं कि इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा कि हम इंपोर्ट कर सकें। तो ये सारी हालत में क्या हुआ, हमने अपने आप को नए स्ट्रेटेजी लाई। नए स्ट्रेटेजी में हम क्या हुए, व्हीट का प्रोडक्शन किया, राइस का प्रोडक्शन किया। और ये राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज किया, प्रोडक्शन तो हो ही रहा था, इंक्रीज किया, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन क्या हुआ, इंक्रीज किया। और ऐसा इंक्रीज किया कि लगभग लगभग डबल हो गया, लगभग लगभग क्या हो गया,
डबल हो गया। जहां पे पहले क्या कहते हैं कि अगर 25, हाँ 25 मिलियन टन रहा होगा, तो लगभग लगभग वो 25 से 75 ऐसा कुछ हो गया। लगभग लगभग 200, लगभग लगभग 250%, मैं बता रहा हूँ 250% इंक्रीज हुआ। 250 का मतलब मैं बताता हूँ 250% का मतलब क्या होता है। जैसे अगर आपने क्या कहते हैं कि दो, हाँ 2 रुपए हैं, हाँ अगर मैंने बोला कि 100% दाम बढ़ गया, तो इसका मतलब अब 4 रुपए हो चुके होंगे दाम। हाँ 100% पे 4 रुपए हो चुके हैं। लेकिन अगर 2 रुपए हैं, हाँ रुपए दो हैं, लेकिन उसका क्या कहते हैं, अब मैंने बोला 100% नहीं, 200% दाम बढ़ चुका है। 200 दाम बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि अब क्या कहते हैं कि कितना हो चुका होगा। ठीक है, 100 पे कितना हुआ 4, 200 पे कितना हो चुका होगा 8। ठीक है, 100% का मतलब क्या हुआ, दो पहले से था, दो और जोड़ दो, कितना हो गया 4। और क्या कहते हैं कि 200 बढ़ गया, 200 का मतलब कितना हुआ, दो पहले से था और 4 और बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 6। कितना, 6 रुपीज। और क्या कहते हैं कि अब 50 की बात कर रहे थे, तो यानी कि 250 लगभग लगभग क्या कहते हैं कि, यानी कि कितना हो जाएगा 250% का मतलब समझ लो 253 पर 50 300 ऐसे कुछ समझ लीजिए, इतना ग्रोथ हो चुका है। मतलब अगर पहले अगर क्या कहते हैं कि 2 टन एक ही एरिया पे हो रहा होगा, या 2 केजी एक एरिया पे हो रहा होगा, अब उतने ही टाइम में वहां पे 4 केजी या 6 केजी ऐसा कुछ समझ लीजिए, अब 7 केजी इतना बढ़ गया है एरिया। समझ रहे हैं ना, इतना तेजी से क्या कहते हैं कि ग्रोथ होना शुरू हो गया था। तो इसलिए इसको बोला गया इसलिए इसको बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि ये कृषि में हुआ था, एग्रीकल्चर में हुआ था, दैट्स वाई इसका नाम पड़ा ग्रीन रेवोल्यूशन। और ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ ये भी आपको याद रहना चाहिए। हालांकि ये आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है अभी, लेकिन कभी ना कभी आप इकोनॉमिक्स या कहीं ना कहीं आप पढ़ोगे, तो इसलिए मैं पहले से ही बता देना चाहता हूँ आपको ये सारी बातें। यहाँ तक आपको समझ में आ गई। अब अगर, अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप कह रहे हो कि 1960 से पहले, हाँ, और 1960 के बाद, बिफोर 1960, आफ्टर 1960, दो कहानी होगी। आप कह रहे हो कि यहाँ पे क्या कहते हैं कि कम खेती होती थी, लेस प्रोडक्शन होता था। आप कह रहे हो कि यहाँ पे हाई प्रोडक्शन होता था। तो ऐसा क्या किया होगा कि हाई प्रोडक्शन होने लगा, ऐसा क्या किया होगा इन्होंने कि हाई प्रोडक्शन होने लगा। वही तो जो आप क्वेश्चन करना चाह रहे हो, दैट इज नोन एज, वही स्ट्रेटजीज ही क्या कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट बनी। वही स्ट्रेटजीज ही क्या कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन का पार्ट बनी थी। वो मैं आपको थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ में डिस्कस कर देना चाहता हूँ, नहीं तो आप सोचोगे कि ये चैप्टर से हम तो कहाँ से कहाँ चले गए। तो देखिए क्या हुआ होगा, क्या क्या किया होगा। सबसे पहले क्या किया होगा, हाई, हाँ, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स लिया गया। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, अब ये सब क्या चीजें हैं, इसको मैं समझाता हूँ। इरिगेशन मेथड बढ़िया से अपनाए गए, इरिगेशन मैनेजमेंट, इसका इरिगेशन के मेथड्स सही से अपनाए गए। पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स, जर्मिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, ये सब क्या होते हैं, ये सारी चीजें अभी हमारे चैप्टर में ही हम सारी की सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो मैं बस इतना बता देना चाहता हूँ कि ग्रीन रेवोल्यूशन में ऐसे कुछ मेथड्स अपनाए गए जिसकी वजह से क्या कहते हैं कि ये ग्रीन रेवोल्यूशन हमारा हुआ। ठीक है, जिसमें क्या कहते हैं कि ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण क्या हुआ, जब हम क्या कहते हैं कि अगर मैं सीधे एकदम सिंपल लैंग्वेज में सीधा बोलूं, तो हमने जो नई स्ट्रेटजी अपनाई है, उससे प्रोडक्शन में जो इम्प्रूव हुआ, उस होल प्रोसेस को, उस पूरे चीजों को क्या कहते हैं कि बोला गया ग्रीन रेवोल्यूशन। ओके, फिर क्या होता है 1970s में ही, अब 1970s में ही क्या होता है हमने बताया अभी, आपके एक सब्जेक्ट में मार्क्स सही हुए, दूसरे सब्जेक्ट में मार्क्स सही हुए, तो आप क्या करोगे, और ज्यादा क्या कहते हैं कि उत्साहित हो गए, और ज्यादा खुशी होगी, अब तो मैं तीसरे में भी मार्क्स सही करके रहूंगा, यानी कि अब तो मैं पूरे ही सिलेबस में मार्क्स सही करके रहूंगा। क्या यही सोचोगे। और 1970s में क्या हुआ, यहाँ पे आया व्हाइट रेवोल्यूशन।
व्हाइट रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड था? हमने पहले ही बताया था कि हमें चैप्टर में दो चीजें पढ़नी है। दो चीजें कौन कौन सी? एनिमल्स के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री, और फिर क्या कहते हैं कि एनिमल हस्बेंड्री और क्रॉप। तो क्रॉप के बारे में हमने देख लिया, क्रॉप में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया। एनिमल हस्बेंड्री में क्या आया? व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन को कभी कभी बोला जाता है ऑपरेशन फ्लड। क्या बोला जाता है? ऑपरेशन फ्लड, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑपरेशन फ्लड। इसमें डेयरी प्रोडक्ट्स, यानी कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इतना ज्यादा क्या कहते हैं कि ये हुआ कि सब जगह ये बोला गया कि भाई कंज्यूमर्स जो होंगे, कंज्यूमर्स मतलब जो यूज करने वाले चीजें होंगी उनको, यानी कि कंज्यूमर्स को सस्ते दामों पे मिलेगी चीजें, और क्या कहते हैं कि साथ में ही उनके अफोर्डेबल प्राइस में, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी और असेसिबिलिटी की बात आती है। तो ये दोनों ही, दोनों के लिए प्रोडक्ट, प्रोड्यूसर के लिए भी फायदेमंद हो, और क्या कहते हैं कि दोनों के लिए, प्रोड्यूसर के लिए भी फायदेमंद हो और कंज्यूमर के लिए भी फायदेमंद हो, ऐसी कोशिश की। तो 1970s में व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया था। 1970s का मतलब होता है 1970 से लेकर के 1980 तक। 1960s का मतलब होता है 1960 से लेकर के 1970 तक। मुझे लग रहा है कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट, आगे देखते हैं हमारी बुक में क्या लिख रखा है। हमारी बुक में लिख रखा है कि हाँ, कंट्रीब्यूटेड टू इंक्रीज्ड फूड ग्रेन प्रोडक्शन, यानी कि क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, फूड ग्रेन को प्रोडक्शन बढ़ा दिया। मैंने ये भी बता दिया, लगभग लगभग 250% बढ़ा दिया था। ओके, यहाँ तक बात समझ में है? ठीक है, आगे। वी हैव ऑल्सो हैड द व्हाइट रेवोल्यूशन। हमने क्या देखा? व्हाइट रेवोल्यूशन भी हुआ था। क्या हुआ था? व्हाइट रेवोल्यूशन। अब ये व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? व्हाइट रेवोल्यूशन की जब मैं बात करता हूं तो यहाँ पे किसकी बात आ रही है? अभी मैंने बता दिया है, मिल्क प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन बढ़ाया गया, इसलिए विच हैड विच हैज हैड टू बेटर एंड मोर इफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबिलिटी लिंक मिल्क। मिल्क की अवेलेबिलिटी किसने बढ़ा दिया? मिल्क की अवेलेबिलिटी किसने बढ़ा दिया? व्हाइट रेवोल्यूशन ने। और क्या कहते हैं कि क्रॉप की या फूड ग्रेन की प्रोडक्शन को किसने बढ़ा दिया? ग्रीन रेवोल्यूशन ने। ये सारी चीजें हुई, ये हमने एफर्ट्स लगाए, और ये सारी चीजें सक्सेस भी रही। हाउएवर, लेकिन आगे देखिए क्या लिखते हैं, एनसीईआरटी क्या लिखती है। हाउएवर दीज रेवोल्यूशंस मीन दैट आर नेचुरल रिसोर्सेस आर गेटिंग यूज्ड मोर इंटेंसिवली। यानी कि जो हमने ये रेवोल्यूशन किया है, इसमें क्या हुआ, इसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस हैं, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेस को हमने बहुत तेजी से, इंटेंसिव का मतलब होता है तेजी से, हमने क्या किया, बहुत तेजी से क्या कहते हैं किसका यूज किया, किसका यूज किया, रिसोर्सेस का यूज किया इन रेवोल्यूशंस में। इन रेवोल्यूशंस की मतलब क्या कहते हैं कि व्हाइट रेवोल्यूशन और क्या कहते हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन, दोनों में ही हमने अपने रिसोर्सेज को बहुत तेजी से यूज किया। अब रिसोर्सेज को अगर आप क्या कहते हैं कि अनकंट्रोल्ड मैनर में यूज करोगे, अगर आप इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज या नेचुरल रिसोर्सेज को क्या करते हो, अनकंट्रोल्ड मैनर में यूज करते हो, तो क्या होता है, इसका रिजल्ट भी, इसका कुछ कंसेक्वेंसेस भी होंगे। एज अ रिजल्ट देयर आर सम चांसेस ऑफ कॉजिंग डैमेज टू आर नेचुरल रिसोर्सेज टू दैट पॉइंट, द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रॉइंग दियर बैलेंस कंप्लीटली। तो क्या होता है, कंप्लीटली इनका क्या हो जाएगा, ये पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, पूरी तरीके से क्या होगा, गड़बड़ हो जा रहा है कहाँ पे, देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑफ डिस्ट्रॉइंग दियर बैलेंस कंप्लीटली। यानी कि देखो, नेचुरल सिस्टम में क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। जो हम रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, और ये जो रिसोर्सेस एनवायरनमेंट के बीच में क्या होना चाहिए, ह्यूमन और एनवायरनमेंट के बीच में हमेशा एक बैलेंस बना रहना चाहिए। अगर नहीं बैलेंस होगा तो क्या होगा, अगर ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में नहीं बैलेंस बन पा रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर इकोलॉजिकल बैलेंस या इकोलॉजिकल बैलेंस या एनवायरमेंटल बैलेंस बिगड़ता है, तो इसका मतलब क्या होता है, फिर कहीं पे फ्लड आता है। हाँ, कहीं पे फ्लड आता है, कहीं पे क्या कहते हैं कि भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, कहीं पे वोल्केनिक एक्टिविटी, बहुत सारी एक्टिविटीज किसकी वजह से आती हैं, जैसे ही ये बैलेंस बिगड़ता है। अगर बैलेंस बिगड़ा तो क्या कहते हैं कि समझ लो कि कुछ बहुत ही वाइड स्प्रेड क्या कहते हैं कि
वो क्या कहते हैं कि सिचुएशन खराब हो जाती है, कुछ ज्यादा ही सिचुएशन क्या हो जाती है, गड़बड़ हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट दैट वी शुड की इंक्रीज फूड प्रोडक्शन विदाउट डिग्रेडिंग द एनवायरमेंट। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फूड प्रोडक्शन को तो बढ़ाना है, लेकिन क्या कहते हैं कि एनवायरनमेंट को भी नहीं डिग्रेड करना है। फूड प्रोडक्शन को भी बढ़ाना है, एनवायरनमेंट को भी नहीं डिग्रेड करना है। तो ऐसे में क्या कहते हैं कि हमारे पास में और ज्यादा चैलेंजेस आ गए। हाँ, कि हम ऐसा अब क्या करें कि फूड प्रोडक्शन भी हमारा बढ़े, लेकिन एनवायरनमेंट का डैमेज ना हो, एनवायरनमेंट डिग्रेड ना हो। हाँ, तो हमने क्या करना शुरू कर दिए, ठीक है, हम एनवायरनमेंट के बैलेंस को अब बिगाड़ना भी नहीं चाहते हैं और फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाना भी चाहते हैं। ये भी हमें इसमें इस चैप्टर में यही सब सीखना है। अभी तक हम ये पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ऐसे मैकेनिज्म अपनाने पड़ेंगे जो क्या हो, सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, सस्टेन कर सके, सस्टेन करना मतलब होता है कि बनाया रख सके। सस्टेन्ड प्रैक्टिस, देयर इज अ नीड फॉर सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इन एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस का मतलब होता है ऐसी प्रैक्टिसेस जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट का जो बैलेंस है ना, वो नहीं डिग्रेड हो। समझ आया नहीं समझ में, ठीक है। ऐसे कुछ काम कर रहे हैं हम, ऐसे एक्सरसाइज करते हैं, ऐसे चीजों को करते हैं जिससे क्या होगा कि हमारा प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या होगा कि हमारा एनवायरनमेंट का बैलेंस नहीं बिगड़ पाएगा। ओके, यहाँ तक समझ आया। अब आगे देखिए, ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन, क्या हो रहा है, ऑल्सो सिंपली इंक्रीजिंग द ग्रेन प्रोडक्शन फॉर द स्टोरेज इन वेयर हाउसेस कैन नॉट सॉल्व द प्रॉब्लम और मैल न्यूट्रिशन एंड हंगर। अब सोचो, आपने क्या किया, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि ग्रेन, इतना समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है, पहले तक तो समझ में आ गया होगा। अब नई सिचुएशन में आपको एक नया एग्जांपल बताता हूँ। अब सोचिए आपने क्या किया, खेती की, और बहुत ज्यादा खेती में बढ़िया से एकदम समझ लो कि आपने बहुत ज्यादा अच्छे से खेती हो गई है। आपने कट पिट कर लिया उसको, मतलब कि क्या कहते हैं कि उसकी हार्वेस्टिंग भी कर ली, पूरा का पूरा सब कुछ, ठीक है। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है फसल को काटना, ठीक है, आपने हार्वेस्टिंग भी कर ली, स्टोरेज भी रख दिया, स्टोरेज में भी रख दिया। क्या इससे, क्या इससे मैल न्यूट्रिशन कम हो जाएगा, क्या इससे हंगर के कारण होने वाली प्रॉब्लम कम हो जाएगी, नहीं। केवल उगा लेने से सब कुछ नहीं होगा। अब आपने तो उगा लिया, लेकिन क्या देश में केवल आप ही अकेले हो, नहीं ना। देश में क्या कहते हैं कि बहुत सारे लोग हैं। अब मान लीजिए कि देश, किसी एक देश ने बढ़िया से उगा भी लिया, लेकिन उस देश के हर लोगों के पास क्या पैसा है इतना कि उस चीज को वो अफोर्ड कर सके, खरीद सके। जैसा कि यहाँ पे एक टर्म आएगा, फूड सिक्योरिटी। क्या टर्म आएगा, फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी में तीन टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फूड सिक्योरिटी के लिए तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो क्या क्या हैं, वो मैं अब आपको बताता हूँ। फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, अब हमें ये समझना है। ये देखिए, हमने जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, कुछ डेफिनेशंस मैंने ऑलरेडी लिख रखी हैं ताकि हम्म, यहाँ आप देखिए क्या लिखा है, फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, accessibility, अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल्स एट ऑल टाइम। जब मैं बात करता हूँ फूड सिक्योरिटी का, इसका मतलब होता है कि अवेलेबल हो फूड, असेसिबल हो फूड, अफोर्डेबल हो फूड। अवेलेबल का मतलब क्या होना चाहिए, पहले तो खाना, मतलब कि फूड तो होना ही चाहिए। दूसरा चीज असेसिबल, असेसिबल का मतलब उसको लोग वहां से एक्सेस कर सके, पा सके। तीसरा चीज क्या होना चाहिए, अफोर्डेबल हो सके। अब मान लो वहां तक तो चले भी गए हैं। हाँ, समझिए एक एग्जांपल। अब मैंने बोला कि यूपी में आप हो, ऐसे समझ लो कि आप कहाँ पे हो, यूपी में हो। अब यूपी से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कर्नाटका बेंगलुरु की, ठीक है। यहाँ पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या कहते हैं कि किस चीज की खेती बढ़िया से हो गई, समझ लीजिए। एक एग्जांपल लेते हैं, कर्नाटका में खेती किस चीज की सबसे बढ़िया से होती है, कॉफी। हाँ, अब यहाँ पे जो कॉफी है, बहुत सारी कॉफी हो गई,
ठीक है। अब यूपी में क्या कहते हैं कि आप लोग रहते हो, ऐसा समझ लो। अब वहां से क्या कहते हैं कि कॉफी, लेकिन यूपी से कर्नाटका जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं है। कोई रास्ता नहीं है, कोई, ऐसा समझ लीजिए, जस्ट एक इमेजिन करिए, कोई रास्ता नहीं है, कैसे भी करके आप नहीं जा सकते। क्या कॉफी अवेलेबल नहीं है? अवेलेबल है। लेकिन क्या तुम्हें क्या कहते हैं कि मिल पा रहा है? नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉफी की इनसिक्योरिटी हो गई। दूसरा चीज, मान लीजिए कि रास्ता भी है, आप बड़े आसानी से क्या कहते हैं कि चले जा रहे हो, तो यहाँ पे क्या नहीं था? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि अब क्या नहीं था यहाँ पे? यहाँ पे असेसिबिलिटी नहीं थी, अभी तक क्या नहीं थी यहाँ पे? असेसिबिलिटी नहीं थी। जब हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं तो क्या थी? असेसिबिलिटी थी। असेसिबिलिटी नहीं थी। अभी तक यहाँ पे एक्सेस हम नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? एक्सेस। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ रास्ता भी है, मान लेते हैं कि रास्ता है, हम जा भी सकते हैं। अब ये फूड अवेलेबल भी है हमारे लिए। अब यहाँ पे ये फूड हमारे लिए क्या है? अवेलेबल भी। क्योंकि हम, अवेलेबल तो पहले से ही था, अब असेसिबल भी है, क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक जा सकते हैं। यूपी से कर्नाटका आराम से जा सकते हैं और वापस आ सकते हैं, इतने चीजें थी। लेकिन अब हमारे जेब में है 10 रुपए। तो क्या मैं इस 10 रुपए से कर्नाटका जा सकता हूँ? नहीं। क्या मैं इस 10 रुपए से कर्नाटका जा सकता हूँ? नहीं। यानी कि मेरे लिए अफोर्डेबिलिटी भी नहीं है। अब की यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई, असेसिबिलिटी भी थी, अफोर्डेबिलिटी नहीं है। यानी कि जब मैं बात करूंगा कि कोई भी चीज फूड सिक्योरिटी हो, तो फूड सिक्योरिटी के लिए सभी लोगों के लिए, यहाँ पे देखना ऑल पीपल लिखा हुआ है और ऑल टाइम्स लिखा हुआ है। सभी लोगों के लिए सभी टाइम पे क्या होना चाहिए? फूड अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए। तो यानी कि केवल और केवल उगा लेना बड़ी बात नहीं है। वही यहाँ पे हमारी एनसीईआरटी लिखती है, सिंपली इंक्रीजिंग ग्रेन प्रोडक्शन। हम ग्रेन प्रोडक्शन कर लिए और उसको हमने स्टोरेज कर दिया वेयर हाउसेस में, गोदाम में रख भी दिया। तो क्या इससे मैल न्यूट्रिशन या हंगर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं। पीपल के पास में पैसे होने चाहिए, वही लिखा हुआ है, पीपल शुड हैव मनी टू परचेज फूड। फूड सिक्योरिटी डिपेंड्स ऑन both availability of the food and access to it food it फूड सिक्योरिटी किन किन चीजों के ऊपर डिपेंडेंट है? अवेलेबिलिटी, असेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, इन तीनों चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ आर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर दियर लाइवलीहुड। किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इंक्रीजिंग इन द इनकम ऑफ द पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर इज देयरफॉर नेसेसरी टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर। यानी कि अगर हमें प्रॉब्लम ऑफ हंगर से निपटना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? हाँ, प्रॉब्लम ऑफ हंगर से हमें निपटना होगा, भुखमरी से हमें निपटना होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इनकम बढ़ानी पड़ेगी। किसकी इनकम बढ़ानी पड़ेगी? जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, जो लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस शुड बी अंडरटेकन टू ऑब्टेन हाई यील्ड्स फार्म्स। फार्म्स मतलब होता है खेतों से। खेतों से हमें क्या करना पड़ेगा? हाई यील्ड्स। हाई यील्ड का मतलब होता है ज्यादा उपज। हाई यील्ड का मतलब क्या हुआ? ज्यादा उपज। ओके। तो हमें इस फॉर्म से क्या करना पड़ेगा? हाई यील्ड लेना पड़ेगा। कैसे? बाय यूजिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस फॉर सस्टेन्ड लाइवलीहुड। अगर हमें अपना जीवन बनाए रखना है तो क्या करना पड़ेगा? यानी कि हमारे अपने जीवन यापन करने के लिए, हमें अपने जीवन यापन करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? हाई यील्ड वेराइटीज की जरूरत पड़ेगी, साइंटिफिक प्रोसेस को यूज करना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? मिक्स्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी। अब ये सारी चीज डेफिनेशंस अभी हम ये चैप्टर में जैसे जैसे आगे जाएंगे सारी के सारी पढ़ेंगे। मिक्स्ड फार्मिंग करनी पड़ेगी, इंटर क्रॉपिंग करनी पड़ेगी, इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस करने पड़ेंगे। हाँ। और हमें क्या करना पड़ेगा? एग्रीकल्चर को लाइव स्टॉक के साथ में या पोल्ट्री फार्मिंग के साथ में या तो फिशरीज के साथ में या बी कीपिंग के साथ में क्या करना पड़ेगा? कंबाइन करना पड़ता है।
इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस का मतलब ही यही होता है कि जब हम एग्रीकल्चर को लाइव स्टॉक के साथ में जोड़ देते हैं, दैट इज नोन एज इंटीग्रेटेड फार्मिंग प्रैक्टिसेस। ये सारी चीजें अभी हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, अभी तो हम चैप्टर का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में जब हम क्या पढ़ने वाले हैं ये समझ में आ गया, यानी कि अब हमारा जो क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन आया वो क्या है। हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक। कैसे हम यील्ड बढ़ाएंगे, कैसे क्रॉप्स और लाइव स्टॉक की यील्ड को बढ़ाएंगे। अब हमारा मेन क्वेश्चन ये आ चुका है, क्योंकि अब हमने समझ लिया कि हमें चैप्टर में क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। हाँ, क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, हमें ये समझ में आ गया है। तो अब हम चैप्टर की स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा कि और आगे चीजें क्या क्या हो सकती हैं। तो देखिए, हमने क्या कहा कि हमें पढ़ना है इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। हमें क्या पढ़ना है, इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो अब देखिए, इस चैप्टर में हमें टॉपिक्स क्या क्या मिलेंगे। इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। जब मैं बात कर रहा हूँ इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज की, तो यहाँ पे दो चीजें करनी है। क्या करना है, सबसे पहला करना है इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। क्रॉप यील्ड्स में इंप्रूव करना है। दूसरा क्या करना है, एनिमल हस्बेंड्री में भी इंप्रूव करना है। किसमें, एनिमल हस्बेंड्री। अब जब मैं बात करता हूँ इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स की, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, तीन मेथड से हम कर सकते हैं। हमारा जो टॉपिक होगा, यानी कि पूरा चैप्टर हमारा दो पार्ट में डिवाइड है। पूरा चैप्टर जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। और एनसीईआरटी कैसे लिखती है, इनको लिखती है 15.1, ये टॉपिक नंबर 15.1 होगा, और ये टॉपिक नंबर 15.2 होगा। और इसके बाद ये दोनों टॉपिक पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। एनसीईआरटी कैसे लिखती है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। आगे क्या लिखती होगी, एनसीईआरटी लिखती है कि अब अगला हमें क्या पढ़ना है, इसमें क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट पढ़ना है। इसका पार्ट है क्रॉप की वैरायटी को ही इंप्रूव करना है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दूसरा चीज इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। तीसरा चीज इसमें हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, तीसरा चीज हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। जैसे ही इतना पढ़ लेंगे, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है आपको इतना बात समझ में आ गया कि हमें क्या क्या और आगे, इसमें मैंने बता दिया कि क्या क्या और आगे क्या क्या पढ़ना है। ओके, तब हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए। तो पहले समझते हैं इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। ओके, तो शुरू करते हैं यहाँ चैप्टर। तो देखिए, चैप्टर में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, अब आगे कुछ बातें और यहाँ पे हमें और मिलने वाली हैं। तो देखते हैं और समझते हैं क्या लिखा है क्या नहीं। सीरियल्स, सीरियल्स का मतलब होता है अनाज या ग्रेन। ओके, सीरियल्स सच एज व्हीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सोरगम प्रोवाइड कार्बोहाइड्रेट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसा कि मैंने बताया था शुरू में ही कि कार्बोहाइड्रेट किसके लिए जरूरी होता है, एनर्जी के लिए। अगर आपकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन पूरा करता है, कार्बोहाइड्रेट फूड पूरा करता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट ये सब क्या होते हैं, कि इसको हमें समझना है। मैंने क्या बताया
अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो कौन प्रोवाइड करता है हमें? कार्बोहाइड्रेट। एनर्जी की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से मिलेगा? सीरियल्स से। सीरियल्स का मतलब ग्रेन, अनाज। तो हमें क्या मिलेगा ये कहाँ से? व्हीट से। कहाँ से मिलता है? व्हीट से। कहाँ से मिलता है? राइस से। कहाँ से मिलता है? मेज से। अभी तक तो ये सब पता होगा। कहाँ से मिलता है? मिलेट से। कहाँ से मिलता है? सोरगम से। अब ये सोरगम क्या होता है? तो इसके लिए मैंने आपको एक इमेज दिखाता हूँ, आप इसको समझ लीजिए कि सोरगम क्या होता है। ये है सोरगम। ये है सोरगम। ठीक है। ये है सोरगम पूरा। फिर उसके बाद में इसके ऊपर देखिए इसका पेड़ है। ये इसकी क्रॉप है। सोरगम की क्रॉप ये है। कैसे इसको उगाया जाता है ये इसी में आता है। ओके। तो यहाँ से समझ लीजिए सोरगम का फायदा क्या होता है। इसको क्या कहते हैं कि एनिमल्स को क्या कहते हैं कि चारा के लिए भी दे दिया जाता है, और साथ में क्या कहते हैं कि हमें भी क्या कहते हैं इसमें सीड्स हम यूज कर लेते हैं खुद के लिए। तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो सोरगम से हमें क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट। आगे एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए। फिर अभी हमने बताया था पल्सेस। अब यहाँ पे समझना पल्सेस। पल्सेस लाइक ग्राम। पी। पी मतलब मटर होता है, ग्राम मतलब चना होता है। ब्लैक ग्राम। ब्लैक ग्राम मतलब उड़द की दाल होती है। ग्रीन ग्राम मूंग की दाल होती है। ठीक है। ग्रीन ग्राम हो गया। आगे इसको थोड़ा सा और समझते हैं, कहाँ गया ये। हम्म। मूंग। पिजन पी। पिजन पी मतलब अरहर। हाँ। लेंटिल मसूर की दाल जो होती है, ये सब क्या कहते हैं कि हमें क्या प्रोवाइड करती है? प्रोटीन। अब ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि प्रोटीन का क्या काम होता है। प्रोटीन का क्या काम होता है? प्रोटीन का काम बता रखा है ना आपको ऑलरेडी। प्रोटीन के बारे में क्या बताया था? कि प्रोटीन क्या करती है? बॉडी के ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बॉडी के डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। सेल ऑर्गेनल्स जो बनते हैं वो ज्यादातर प्रोटीन के से ही बनते हैं। एंड ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स में क्या क्या आ जाती हैं? ऑयल सीड्स में क्या क्या आ जाती हैं? सोयाबीन, ग्राउंडनट, सीसम, कैस्टर, मस्टर्ड, लिनसीड, सनफ्लावर। तो ये सब किस लिए यूज किए जाते हैं? ये सब क्या होते हैं? ऑयल्स देते हैं। तो यानी कि और ऐसे ही वेजिटेबल्स, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स प्रोवाइड अ रेंज ऑफ विटामिन। और विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? हमें प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा। एनर्जी, ये जो कहते हैं ऑयल सीड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फैट प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑयल सीड्स क्या प्रोवाइड करते हैं? फैट्स प्रोवाइड करते हैं। अब जब ये फैट्स प्रोवाइड करते हैं तो इससे क्या होगा? फैट्स से क्या होगा? हाँ। फैट्स भी क्या करता है? हमारे एनर्जी, रिली एनर्जी को क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट को पूरा करने में सहायता करते हैं। ओके। फिर अगला आता है कि कहते हैं कि विटामिन और मिनरल्स ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। बिना विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। यानी कि विटामिन और मिनरल्स क्या, यहाँ पे देखो एनसीईआरटी कैसे लिखती है, कैसे है देखना। एनसीईआरटी लिखती है ऐसे है, इन एडिशन टू। यानी कि समझिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एडिशन टू स्मॉल अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। यानी कि जो वेजिटेबल्स हैं, स्पाइसेस है, फ्रूट्स हैं, वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रोवाइड करते हैं, फैट भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ये स्मॉल अमाउंट में। सबसे ज्यादा मेन फोकस वेजिटेबल्स और स्पाइसेस का क्या काम होता है? विटामिन और मिनरल्स को बढ़ाना, विटामिन और मिनरल्स को देना। लेकिन उसमें भी क्या कहते हैं कि विटामिन और मिनरल्स को देना किसका काम है? फ्रूट्स वगैरह वगैरह का। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखने वाली बात यह है कि हाँ, यहाँ पे हमने क्या किया कि इसके साथ में हमने क्या कहते हैं कि विटामिन और मिनरल के साथ साथ में इन एडिशन टू लिखा हुआ है ना, इसका मतलब कि हमें ये सारी चीजें मिल रही है एक्स्ट्रा में। और फिर से यहाँ पे देखिए फिर से एनसीईआरटी लिखती है इन एडिशन टू दीज फूड क्रॉप्स। मतलब जितने भी अभी हमने ऊपर बात किया उसके अलावा, समझ में आया ना, उनके अलावा, इसीलिए लिखा हुआ इन एडिशन टू लिखा हुआ है। इतनी भी अभी तक हमने बात की उसके अलावा फोडर क्रॉप्स,
फोडर क्रॉप्स मतलब जो चारा के रूप में, जो गाय भैंस को चारा दिया जाता है उसको। बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास आर रिलीज्ड एज फूड फॉर लाइव स्टॉक। तो पेपर में ये सब पूछा जा सकता है कि लाइव स्टॉक के लिए फूड्स कहाँ पे, मतलब कौन कौन से फूड्स हैं, कुछ एग्जांपल बताओ। तो आप बता सकते हो बरसीम, ओट्स, सुडान ग्रास, ये सारी चीजें। ओके, तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूँ एकदम क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ये आ गया कि खरीफ, द खरीफ सीजन फ्रॉम द मंथ ऑफ जून टू अक्टूबर एंड, अच्छा सॉरी, यहां से लग रहा है मुझे ये है, यहां से स्टार्ट करना था। क्या लिखा है? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। अलग अलग क्रॉप को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है। अब क्लाइमेट के क्या कहते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हैं, क्लाइमेट के एलिमेंट्स क्या क्या हैं, हमें पहले से ही पता है, या तो हम देख लेते हैं कि क्या होते हैं क्लाइमेट्स के। क्लाइमेट के एलिमेंट क्या थे? ऐसे देखिए, सबसे पहला होता है ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, क्या ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये सब क्या है? क्लाइमेट के कंडीशंस है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, या क्लाइमेट के क्या कहते हैं कि एलिमेंट्स हैं। इनसे कहीं का भी वेदर या कहीं का क्लाइमेट डिसाइड होता है, किससे? वहाँ की ह्यूमिडिटी कितनी है, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, वहाँ का प्रेसिपिटेशन कितना है। हाँ, वहाँ का प्रेसिपिटेशन कितना है, ये सब क्या डिसाइड करते हैं, ये सब क्या है, ये सब डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे क्रॉप भी कैसी होगी, ये भी डिसाइड करते हैं। क्लाइमेट तो डिसाइड करते ही करते हैं, वेदर तो डिसाइड करते ही करते हैं, साथ में क्या डिसाइड करते हैं कि किस एरिया में कैसा क्रॉप होगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, हाँ, टेम्परेचर एंड फोटो पीरियड्स। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फोटो पीरियड्स। फोटो पीरियड्स का मतलब क्या हुआ? जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे फोटो पीरियड्स लिखा हुआ है, फोटो पीरियड्स का मतलब हुआ कितने टाइम के लिए सनलाइट मिलती है, पेड़ को कितने टाइम्स के लिए सनलाइट मिलती है, दैट इज नोन एज फोटो पीरियड। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, ये सारी ही चीजें रोल निभाती हैं प्लांट के ग्रोथ में। प्लांट के क्या, किसी भी चीज के ग्रोथ में, क्रॉप्स के ग्रोथ में कौन मेन रोल निभा रहा है? ये चीजें अभी जो मैंने आपको बताई, टेम्परेचर, फोटो पीरियड का मतलब होता है कि लाइट कितनी मिल रही है। ठीक है, यहाँ पे आगे लिखा भी है फोटो पीरियड के बारे में, देखो लिखा हुआ है, फोटो पीरियड्स आर रिलीज रिलेटेड टू द ड्यूरेशन ऑफ द लाइट सनलाइट। फोटो पीरियड्स का मतलब क्या हुआ? ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। यहाँ तक आपको बात समझ में आई? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड फ्लावरिंग आर डिपेंडेंट ऑन द सनलाइट। प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा, वो कब फ्लावर लगेगा, उसमें कितने टाइम पे लगेगा, ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? सनलाइट की। कुछ पेड़ होंगे जिनको सनलाइट में नहीं रखोगे तब भी वो उग जाएंगे, बढ़िया से ग्रोथ हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनको क्या कहते हैं, जिसमें जैसे ही सनलाइट नहीं रहा तो उसका ग्रोथ क्या होता है, स्टॉप हो जाता है। क्योंकि हमें पता है कि पेड़ को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ता है, पेड़ को अपना खाना बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करना पड़ता है। फोटोसिंथेसिस में उसको क्या क्या चाहिए होता है? फोटोसिंथेसिस में उसको चाहिए होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या चाहिए होता है उसको? वाटर। इनसे वो पेड़ क्या बनाएगा? पेड़ बनाएगा ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब C6H12O6। ओके, और साथ में ही क्या कहते हैं कि, बस इतना समझ लो, पेड़ क्या करता है कि इतना ही बस, इतना बहुत है। यानी कि पेड़ ने फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 प्लस में H2O यूज करेगा और क्या बनाएगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज ही फूड होता है। ओके, और यहाँ पे क्या कहते हैं कि CO2 कहाँ से ले लिया? एटमॉस्फियर से ले लिया। ये क्या कहते हैं कि H2O कहाँ से ले लिया? वाटर वेपर, या क्या कहते हैं कि वाटर जो हुआ वहां पे क्या कहते हैं कि सॉइल से ले लिया। और यहाँ पे क्या होगा, इसके पास में क्लोरोफिल होगा, यहाँ से क्या होगा? क्लोरोफिल होगा। और फिर यहाँ से उसने क्या यूज कर लिया, यहाँ से उसको क्या मिल गया, ऊपर से सनलाइट। तो देखो ये सनलाइट के प्रेजेंस में क्या कहते हैं कि पेड़ अपना खाना बनाता है।
जब पेड़ अपना खाना बना रहा है, यानी कि जो ग्लूकोज बना रहा है वो किसकी सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड और इसकी सहायता से, तो उसको चाहिए था सनलाइट। सनलाइट अगर जितना लाइट रहेगा उसी हिसाब से खाना बनेगा उसका। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दीज आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। कुछ देयर आर सम क्रॉप्स, कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो रेनी सीजन में। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कुछ बात और एक्स्ट्रा। यहाँ पे एक मिनट। कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं, कुछ क्रॉप्स होते हैं जिनको हम खारिफ क्रॉप कहते हैं। तो राबी क्रॉप्स कौन सी हो गई, जो सर्दियों में होती है ना, उन्हें हम राबी क्रॉप्स कहते हैं। जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, अभी चल रहा है नवंबर। अभी जब हम जो अब जो खेती करना स्टार्ट करेगा ना, जो भी अब जो खेती नवंबर अक्टूबर अभी चल रहा है, तो अब जो खेती स्टार्ट करना शुरू करेगा उस वो होंगी राबी क्रॉप्स होंगी। अब क्या होंगी, राबी क्रॉप्स होंगी। और वहीं पे कुछ क्रॉप्स होती हैं जो क्या कहते हैं कि गर्मियों के महीने में होती हैं, यानी कि बारिश के महीने में होती हैं, ये रेनी सीजन में। एक क्रॉप होती है रेनी सीजन में, एक क्रॉप होती है विंटर सीजन में। जो रेनी सीजन में हो रही है उसका नाम है खारिफ। इसमें क्या आ जाएगा, राइस। मेन इसमें क्या है, राइस। और क्या कहते हैं कि विंटर, विंटर सीजन में कौन सा होता है, राबी क्रॉप्स। अब ये रॉबी क्रॉप्स कौन सी होती हैं, जिनका जिनमें क्या कहते हैं कि क्या होगा, व्हीट वगैरह वगैरह होंगी। ओके, तब समझते हैं, देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन। जो रेनी सीजन में होंगे उन्हें क्या बोला गया, जो रेनी सीजन में उन्हें बोला गया खारिफ क्रॉप। हाँ, या खरीफ खरीफ सीजन। फ्रॉम द मंथ ऑफ जून, जो जून से अक्टूबर तक भर में, जून में बोया जाएगा, अक्टूबर या नवंबर में हार्वेस्ट कर लिया जाता है। तो उसे ही बोला जाता है, क्या कहते हैं कि खारिफ। और जो विंटर सीजन में हो रही है, विंटर सीजन में जो होती है उसे बोला जाता है रबी सीजन। और वो नवंबर में बोया जाएगा और अप्रैल में उसको कट कर लिया जाता है। इनका कौन सा, जैसे अब पैडी, सोयाबीन, पीजन मेपी, मेज, कॉटन, ग्रीन ग्राम एंड ब्लैक ग्राम, ये सब क्या है, खारिफ क्रॉप्स। आपसे ये सारे कुछ भी पूछा जा सकता है कि खारिफ क्रॉप्स कौन से हैं कौन से नहीं है। वेयर एज व्हीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब क्या होते हैं, राबी क्रॉप्स। तो मेजर रॉबी क्रॉप्स में याद कर लीजिएगा, व्हीट और मस्टर्ड और ग्राम, व्हीट मस्टर्ड ग्राम। और क्या कहते हैं कि मेजर खरीफ क्रॉप में राइस याद किएगा या करिएगा। राइस हो गया, ये सब राइस, सोयाबीन, राइस मतलब पैडी, पैडी मतलब भी होता है वही धान। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इन इंडिया देयर इज देयर हैज बीन अ 4 times इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड। अब देखो क्या हुआ, 1952 से लेकर के 1952 से लेकर के 2010 तक, 2010 तक क्या हुआ, हमने कल्टीवेटेड एरिया मतलब 25% बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया होगा, डिफॉरेस्टेशन ये सब करके हमने कल्टीवेटेड एरिया। कल्टीवेटेड एरिया देखो कैसे होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि डिफॉरेस्टेशन ही किया गया हो। लेकिन क्या कहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि कुछ खेत ऐसे ही छूटे रहते हैं जिनमें हम खेती ही नहीं करते थे। फिर भी हमने क्या कहते हैं कल्टीवेटेड एरिया को कितना बढ़ाया, 25%। 25% का मतलब होता है कि जितना था उसका 1/4 बढ़ाया, जितना था 1/4 बढ़ाया। लेकिन क्या हुआ, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, हाँ, इंक्रीज इन द कल्टीवेटेड एरिया हाउ। हाँ, और लेकिन लेकिन क्रॉप में क्या हुआ, क्रॉप में कितना इंक्रीज हो गया, 4 times। क्रॉप में कितना इंक्रीज हो गया, 4 times। मतलब अगर पहले 100 kg उग रहा होगा तो अब 400 kg उग रहा है। बस जस्ट 25% एरिया बढ़ा देने से। तो 25% एरिया बढ़ा देने से बढ़ रहा है, तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, कुछ और किया गया होगा, इतने पे तो हो गया नहीं। क्योंकि अगर हमने क्या कहते हैं कि हमें 25% के बजाय हमें इसको भी 4 टाइम्स 400 टाइम्स बढ़ाना चाहिए था कल्टीवेटेड एरिया को, तब जाकर के कहीं होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं। यानी कि हमने कहा कल्टीवेटेड एरिया मतलब जितने पे हम खेती कर रहे हैं उसको 25% बढ़ाया है। तो इसका मतलब हमारा क्रॉप प्रोडक्शन भी 25% होना चाहिए था, नहीं। 25% के बजाय ये तो 400% बढ़ गया। यानी 4 टाइम्स बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, यही यहाँ पे क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है इसका आंसर दे सकते हैं। इफ वी थिंक ऑफ द प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व इन द फार्मिंग वी कैन सी दैट वी कैन डिवाइड इनटू 3 स्टेजेस। देखो, जब हम क्या कहते हैं कि खेती को कितने पार्ट में तोड़, मतलब जब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को अगर मैं स्टेजेस बोलूं तो कितने स्टेजेस में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। तो देखते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का स्टेजेस कितने हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के स्टेजेस, सबसे पहला स्टेज क्या है। सबसे पहला स्टेज है कि चॉइस ऑफ सीड। सबसे पहला स्टेज है चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। प्लांटिंग के लिए हमने चॉइस ऑफ सीड्स ले ली। द सेकेंड इज द नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। दूसरा स्टेज में क्या होगा, अब आपने सीड को चॉइस भी कर लिया, आपने उसको बो भी दिया। अब क्या करना पड़ेगा, क्रॉप प्लांट्स को नर्चर करना पड़ेगा। नर्चरिंग ऑफ द क्रॉप प्लांट्स। क्रॉप प्लांट्स को क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसको ग्रो करना पड़ेगा अच्छे से। फिर तीसरा चीज क्या होगा, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा ना। जो ग्रोइंग क्रॉप है या हार्वेस्टेड क्रॉप है, प्रोटेक्शन करना पड़ेगा। प्रोटेक्शन ऑफ ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप्स। चाहे आपने हार्वेस्टेड क्रॉप कर लिया हो, सुना, अब फिर से सुनना। मैं बता रहा था कि सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फूड चॉइस करनी पड़ेगी। सीड कौन से चाहिए हमें, अच्छी सीड्स चाहिए या नहीं चाहिए। कौन सी सीड्स में ज्यादा क्या कहते हैं कि पेड़, मतलब कि अगर मान लो कि आपने सीड ले लिए 10, आप 10 सीड आपने बो दिए, क्या वो 10 के 10 ही उगाएंगे क्या। ऐसे भी तो नहीं है। हो सकता है कि आपकी सीड्स खराब हो तो 10 में से 10 ना उगे। हो सकता है कि आपके सीड ठीक हो तो क्या कहते हैं कि वो क्या कहते हैं कि 10 में से 4 या 10 में से 6 या 10 में से 8। आप क्या चाहते हैं कि मैं 10 में से 10 सीड उगाए, ऐसा सीड करूंगा। तो ये आ गया चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लानिंग। प्लांटिंग, प्लांटिंग के लिए आपने चॉइस कर लिया, आपने आपने प्लांटिंग भी कर दी। अब आप उसको क्या कहते हैं कि पानी दोगे, क्योंकि प्लांट में मतलब नर्चर करना मतलब क्या हुआ, उसको पानी देना है, उसको पेस्टिसाइड से बचाना है, ये सारी चीजें कर। तो इसलिए देखो, पानी वानी देना ये सब क्या हो जाएगा, नर्चरिंग में आ जाएगा। प्रोटेक्शन करना है, जो ग्रोइंग क्रॉप है उसका प्रोटेक्शन करना है। उसका प्रोटेक्शन किससे करना है, पेस्ट से बचता है, बचाना है, वीड्स से बचाना है। पेस्ट, वीड्स, ये सब क्या चीजें होती है, ये अभी हम समझेंगे। फिर उसके बाद में क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो आपने फसल भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब आपने उसको फसल को काट भी लिया, तो आपको स्टोरेज भी तो करना होगा। स्टोरेज के साथ साथ में क्या करना होगा, स्टोरेज के साथ साथ में उसका भी प्रोटेक्शन करना होगा कि कहीं चूहे ना खा जाएं, कहीं ये कुछ ना बेकार ना हो जाए, कहीं धूप ना लग जाए। ये सब चीजों की वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, इन सब चीजों की वजह से हमें, मतलब कि अब हम 3 स्टेज में अपने क्रॉप ईल्ड्स को बढ़ा सकते हैं। 3 स्टेजेस में क्या, सबसे पहले क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूव करेंगे। देखो पहला पॉइंट यही है क्या, चॉइस ऑफ सीड फॉर प्लांटिंग। तो क्या करेंगे, क्रॉप के वेराइटी को इम्प्रूव करेंगे। दूसरे पॉइंट में क्या करेंगे, ये देखो नर्चर कर रहे हैं। नर्चर मतलब इम्प्रूवमेंट किसमें हो रहा है, प्रोडक्शन में। किसमें होगा, प्रोडक्शन में इम्प्रूव करो। सबसे पहले क्रॉप वेराइटी में इम्प्रूव करो, फिर दूसरा क्या कहते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन में इम्प्रूव करो, फिर क्या करो, क्रॉप प्रोडक्शन का मैनेजमेंट करो। यानी कि ये 3 टॉपिक्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। क्रॉप को लेकर के कौन कौन से 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट, और तीसरा क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ से पढ़ेंगे 15.1.1 टॉपिक, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। जो भी चीजें नहीं समझ में आई हैं आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके।